अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। साथियों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको सीटेट हिंदी पेडागोजी के भाषा शिक्षण है क्या है भाई, यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। यानी भाषा शिक्षण में यह जानना है कि बच्चे पढ़ना लिखना कैसे, क्योंकि देखिए यहां पर सिर्फ भाषा नहीं बोला गया है, भाषा के साथ जोड़ा गया है शिक्षण को। और जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं साथियों शिक्षण शास्त्र, और चूंकि ये लैंग्वेज का है तो इसलिए बोलेंगे भाषा शिक्षण शास्त्र। इसी के आगे हम लोग लगा देते हैं हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र। तो भाषा शिक्षण क्या है, यह जानना कि बच्चे पढ़ना लिखना कैसे सीखते हैं, यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाता है। ए और दो दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए भाषा शिक्षण शास्त्र में जैसे अब पूरे देखिएगा क्लास के अंदर इसी बात पर फोकस रहती है कि एक बच्चा को कैसे सिखाया जाए, एक बच्चे को कैसे हम आसानी से सिखा सकते हैं, और फिर दूसरा जो साथियों इसका पहलू है कि एक बच्चा सीखता कैसे है, सीखता कैसे है, सिखाया कैसे जाता है। इसी बात पर पूरे भाषा शिक्षण में रहता है। तो भाषा शिक्षण साथियों क्या है, ए और बी दोनों सही होगा, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर में, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, यानी जो भाषा शिक्षण है इसका उद्देश्य क्या है। वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास। वक्ता का मतलब क्या हुआ भाई, वक्ता का मतलब हुआ बात करने वाला, यानी कि मुतकल्लिम। समझ रहे हैं कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि वक्ता यानी बात करने वाले के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास, मतलब अगला क्या बोल रहा है उसको समझना। अच्छा, दूसरा है केवल पठन कौशल का विकास। चूंकि यहां पर केवल लग गया है, आगे बढ़ेंगे नहीं, हमने आपको बता दिया कि केवल, सिर्फ, ही, भी ये निगेटिव वर्ड होता है, इसको कट कर दीजिए। पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास, यानी किताबों से हटकर बाहर की किताबों को पढ़ने का विकास। देखिए क्योंकि हम लोग किताब इसलिए पढ़ते हैं कि आपको बताया जाता है कि आप इस लेवल पर कोई भी दूसरी किताब आ जाए तो उसका विकास होता है, उसको पढ़ लेना है। तो ए वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है और ये सी वाला भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन बी वाला गलत है। तो इसीलिए इसका क्या होगा, डी वाला राइट होगा कि साथियों 1 और 3 दोनों राइट हो जाएगा आपका। 22 का डी वाला आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन है। आप घबरा क्यों रहे भाई, अरे जब क्लास करने आए हैं तो कर लेना है ना। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करना जरूरी है। समृद्ध भाषिक परिवेश का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं। समृद्ध भाषिक परिवेश का मतलब होता है खुशगवार माहौल। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह, खुशगवार माहौल। यानी यह कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करना जरूरी है। आप भाषा सीखने गए, अगर माहौल अच्छा नहीं है तो आप सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो ये वाली बात तो जरूरी है कि भाषिक समृद्ध परिवेश होना जरूरी है। भाषा की नियम व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। यहां पर आपका एक दोस्त आ गया केवल, यानी कहा जा रहा है कि जो नियम है हम इसको केवल व्याकरण से ही जानते हैं। अरे ऐसा नहीं है, बल्कि हम व्याकरण से हटके साथियों संदर्भ में भी जानते हैं, हम साथियों उसको प्रयोग में लाकर भी जान सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। और चूंकि हमको पूछा गया सही नहीं है, यानी जो निगेटिव है, तो निगेटिव यही है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला ही राइट हो जाएगा। आगे भी देख लीजिए, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही जा रही है, क्योंकि देखिए कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए का मतलब ये होता है हम बच्चे को दंडित नहीं करें। तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियम का निर्माण करते हैं, ये वाला भी सही है
कि जब बच्चे को हम अच्छा खुशगवार माहौल देंगे तो वो अपने ख्यालात जज्बात को साथियों खुद रखेंगे। तो ये वाला भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो आपका बी वाला गलत है, तो बी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू पेडागोजी जो है ना वो 7 बजे हो गया, एक ही कमेंट को 20 बार करते हैं। शुरू में ही बोल दिया हूं कि उर्दू पेडागोजी शाम 7 बजे होगा, 2 टाइम आपका क्लास होगा। अब एक साथियों 2:30 बजे और दूसरा होगा शाम 7 बजे, है ना। चलिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यह बात कही जा रही है। चलिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर है। यह बात बिल्कुल सही है कि भाषा अर्जन हम एक फितरी माहौल में एक स्वाभाविक प्रक्रिया से सीखते हैं और अधिगम में हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। अब जो गलत है उसको बताना। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। यानी जब हम भाषा शिक्षण करते हैं तो केवल हमको भाषाई शुद्धता मतलब भाषा का सही उच्चारण और पर, तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक तो यहां पर केवल भी आ गया और दूसरा यहां पर निगेटिव वर्ड ही भी आ गया, दो निगेटिव वर्ड है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा बी राइट हो जाएगा। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, ये वाला भी सही है। लेकिन बी वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, यही राइट हो जाएगा, क्योंकि केवल और ही दो जो है यहां पर निगेटिव वर्ड आया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः डॉट डॉट पर निर्भर करनी चाहिए। किस पर निर्भर करनी चाहिए, परीक्षा पद्धति पर निर्भर करनी चाहिए, बच्चों का स्तर आयु और प्रकरण पर निर्भर करनी चाहिए, समय अवधि पर, लक्षण भाषा पर। देखिए, जो भाषा शिक्षण की साथियों विधियां हैं यानी जो तरीके हैं, आपको बताया हूं कि साथियों चूंकि बाल केंद्रित शिक्षण साथियों चल रहा है, तो बाल केंद्रित में क्या होता है कि जो भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं वो साथियों बच्चों के स्तर आयु और प्रकरण पर ही निर्भर करनी चाहिए। तो बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 26 नंबर में, भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत क्या है, आगे इसको भी देख लेते हैं जे या नियम। भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम क्या है, आवर्ती का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, आगमन एवं निगमन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। चलिए क्या होगा, देखिए ये 2 सिद्धांत है साथियों जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है, ये आगे भी आपको काम आएगा। और देखिए ऐसा नहीं है कि सीटेट में कुछ चीजें आप पढ़ लीजिएगा तो सीटेट के बाद तो बीपीएससी है बिहार में टीचर बनने के लिए, और साथियों यूपी में टीचर बनने के लिए सुपर टेट है, तो इसमें भी फिर आपको यह काम आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक विधि होती है साथियों, जी ध्यान दीजिएगा, पहले आप समझ लीजिए, व्याकरण सिखाने के लिए एक विधि होती है साथियों जिसको हम लोग बोलते हैं निगमन विधि। क्या बोलते हैं, निगमन विधि। क्या बोलते हैं, निगमन विधि। निगमन विधि को साथियों उर्दू में बोला जाता है इस्तिखराजी तरीका। क्या बोलते हैं, इस्तिखराजी तरीका। यह तरीका क्या है कि पहले आपको साथियों नियम सिखाया जाएगा जो पहले हम लोग बचपन में पढ़ते थे, और नियम सिखाने के बाद में आपको साथियों उदाहरण दिया जाएगा। समझ रहे हैं, यह तरीका के द्वारा पहले चीजों को हम लोग बगैर सोचे समझे साथियों रटते थे, जो बच्चे पहले हम लोग भी ऐसे ही सीखे हुए हैं। और उसके बाद ये जो तरीका है निगमन विधि, ये साथियों एक और मनोवैज्ञानिक तरीका है, यानी ये तरीका सही नहीं है, यानी इसमें बच्चे का भाषा का विकास जल्दी नहीं होता है। लेकिन यह तरीका किसमें अपनाया जाता है, व्याकरण में। और एक जो तरीका है साथियों उस तरीका का नाम है आगमन विधि। क्या बोलते हैं उसको, आगमन विधि। और आगमन विधि को साथियों उर्दू में बोला जाता है इस्तिक़राई तरीका। क्या बोलते हैं, इस्तिक़राई तरीका। अब ये इस्तिक़राई तरीका क्या है, जस्ट इसका विपरीत। इसमें पहले था नियम फिर उदाहरण, तो इसमें होगा पहले उदाहरण फिर नियम, फिर नियम। यह था एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यानी पहले बच्चे को हमें उदाहरण बतलाना है,
फिर नियम सिखाना जो अभी चल रहा है। लेकिन याद रखिए, आगमन विधि हो निगमन विधि हो, ये दोनों साथियों जो नियम है या ये दोनों जो विधि है वो किसमें चलता है? तो साथियों व्याकरण में। ये किसी और में नहीं बल्कि व्याकरण में। इस्तिखराजी हो या इस्तिकराई हो, ये किसके लिए है साथियों? तो ये व्याकरण विधि में है। तो भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम कौन है? तो आगमन, आगमन को बोलते हैं साथियों इस्तिकराई तरीका, और ये हो जाएगा निगमन विधि यानी कि इस्तिखराजी तरीका। ये दोनों तरीका व्याकरण में है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों 27 नंबर में अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। अभिप्रेरणा का मतलब ये होता है मोटिवेट करना, है ना। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता है, सीखी हुई बातों को पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना, है ना। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, आपने देखा होगा कि टीचर लोग कहते हैं कि आप ही कर सकते हो, अरे तुम ही पास करोगे, अरे तुम्हारी ही जरूरत है, आपके अंदर सब चीज है, आप हिम्मत कर लो, ठान लो। यही होता है अभिप्रेरणा, यही होता है मोटिवेशन, है ना जी। यही मतलब आपके अंदर की जिज्ञासा को जगाना, इसी का नाम है अभिप्रेरणा, इसी का नाम है साथियों मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है? तो साथियों विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर यह बल देता है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जब तक आप अंदर से साथियों मोटिवेट नहीं होइएगा, प्रोत्साहित नहीं होइएगा, तब तक आप चीजों को नहीं सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। यह कथन जो है क्या बोला गया है? यह सिद्धांत है। यानी कहा जा रहा है कि विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, सहचर्य का सिद्धांत और जीवन समन्वय का सिद्धांत क्या होगा? देखिए, हर एक साथी जानता है कि कोई अगर मान लीजिए इसमें साथियों बंगाल का पढ़ रहा होगा, तो जो बंगाल के होंगे वो कितनी भी अच्छी हिंदी बोलेंगे, वहां पर वो थोड़ी सी साथियों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में गलती कर देंगे। कोई अगर मान लीजिए कि साथियों कहां का होगा, हरियाणा का होगा, तो वो देखिएगा रो ज्यादा बोलते हैं, नहीं। पंजाबी होगा तो उसकी भाषा, तो जाहिर सी बात है कि जो जिस परिवेश में रहता है वहां का उसके भाषा पर प्रभाव पड़ता ही है, उससे वो पहचान लिया जाता है कि ये फला जगह का है। तो ये कथन जो है साथियों, इसी को बोलते हैं अनुकरण का सिद्धांत। चूंकि आप जिस टाइप का देखते हो, सुनते हो, उस टाइप का आप नकल करते हो ना, तो अनुकरण का मतलब क्या हुआ? नकल करना। तो ये हो गया अनुकरण का सिद्धांत, है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मातृभाषा शिक्षण। मातृभाषा शिक्षण क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए में है, विद्यार्थी के भाषा शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करता है। व्यवधान उत्पन्न करने का मतलब यह हुआ कि जब बच्चा सीखने जाता है तो मातृभाषा में अगर उसको सिखाया जाए तो विद्यार्थी को साथियों इससे क्या होती है? समस्या होती है। अच्छा, अभी हम आपको कुछ शब्दों का साथियों उर्दू में उच्चारण कर दे रहे हैं, उर्दू में आपको बता दे रहे हैं, तो उससे आपको समस्या है? नहीं, समस्या नहीं है बल्कि संसाधन है वो। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। मातृभाषा शिक्षण को सरल बनाता है। बिल्कुल सही बात है कि साथियों जब हम पढ़ने जाते हैं, अगर हमारी मातृभाषा में हमको बताया जाता है, तो चूंकि मातृभाषा से हमारा एक तरह का लगाव होता है और हमें अपनायत इससे जाहिर होती है, तो शिक्षण को यह सरल बनाता है। यह वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अध्यापक के शैक्षिक कार्य में बाधा बनता है, जी नहीं, गलत है। शिक्षण सिद्धांत के विपरीत है, यानी उल्टा है, जी नहीं, ये वाला भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में साथियों आपको कहा जा रहा है, कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? ये स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर,
पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। देखिए कौन सा साथियों नियम जो है वो आपको स्थूल से सूक्ष्म की ओर, देखिए स्थूल का मतलब यह हुआ वो चीज जिससे हमारा वास्ता पड़ा हो, जिसको हम जानते हो, जिसको हमने देखा हो, उससे साथियों कभी कभी क्या होता है सूक्ष्म की ओर, यानी छोटे चीज जिसको हमने देखा नहीं है केवल महसूस किया है, उसकी तरफ हम जाते हैं, उसकी तरफ आपको सिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि साथियों आप कभी कहां नहीं गए, चांद पर नहीं गए, लेकिन बताया जाता है कि चांद पर ऐसे चला जाता है, ये फिर जमीन का उदाहरण दिया जाता है, तो यह हुआ स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो यही होगा साथियों मूर्त से अमूर्त की ओर, यही नियम है। मूर्त से अमूर्त की ओर का मतलब यह हुआ कि देखी हुई चीजों को, महसूस की हुई चीजों से फिर साथियों हम ये चीज जिसको नहीं देखे हैं उस तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कैसा लगा आज का ये प्रश्न एक बार आप कमेंट करके बताइए।